हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट के अंदर अधिगम वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत अभिप्रेरणा एक टॉपिक है जिसकी हमें आज शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन शब्द मोटम से बना हुआ है। ठीक है भाई, मोटम से बना हुआ है और इस मोटम का अर्थ होता है टू मूव या फिर टू मोशन। ठीक है, यानी गति करना, टू मूव या फिर टू मोशन। ठीक है, मोटम का अर्थ क्या होता है, टू मूव या फिर टू मोशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो अभिप्रेरणा है ये एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, मानसिक क्रिया है या फिर इसे आप आंतरिक शक्ति कह सकते हो। यानी ये आपको किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। ठीक है, अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे ये कार्य करना ही चाहिए। ठीक है, और उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है उस कार्य को करने के पीछे। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए हम किसी भी कार्य को करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ, ठीक है, यानी सीखने का सोने का पथ भी इसे माना जाता है, स्वर्ण पथ, या फिर सीखने का हृदय इसे कहा जाता है, सीखने की अनिवार्य स्थिति कहा जाता है इसे, और सीखने का मुख्य कारक भी अभिप्रेरणा को ही माना जाता है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का हृदय और सीखने की अनिवार्य स्थिति और सीखने का मुख्य कारक माना जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखे नहीं है, आपको वैसे बता देता हूँ, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए एक पक्षी है, पक्षी जो है एक मान लीजिए वो घोंसला बना रहा है। ठीक है भाई, तो घोंसला बनाता है, वो तिनका तिनका एकत्र करता है, पहले वो घोंसला बनाता है। मान लीजिए उसको कोई बच्चा आकर के उस घोंसले को क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है भाई, तोड़ देता है, क्या पक्षी दोबारा से घोंसला नहीं बनाएगा? बनाएगा। ठीक है, तो फिर भी वो क्या है, वापस से तिनका तिनका जोड़ करके वापस से वो क्या है, घोंसला बनाएगा। तो वो घोंसला वापस से बनाने की उसके अंदर कहाँ से शक्ति आती है? तिनका तिनका एकत्र करके इतना मुश्किल कार्य वो कैसे कर पाता है? तो क्योंकि उसके अंदर अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, कि मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, इस काम को कर पाता है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। उसके बाद मान लीजिए आप क्या है, साइकिल आपने चलाना सीखा होगा, पहली बार आप साइकिल से जरूर गिरे होंगे। ठीक है भाई, जब साइकिल चलाना हम सीखते हैं, धीरे धीरे एक बालक गिरता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या है, वो साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक है, तो वो गिर कर के भी उसे चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो साइकिल धीरे धीरे फिर चलाता है दोबारा, तो धीरे धीरे साइकिल चलाना क्या सीख जाता है। तो इसके पीछे भी क्या कारण होता है, मोटिवेशन होता है। उसको अंदर से एक बल जो है वो प्रेरित करता है, शक्ति प्रेरित करती है कि आपको साइकिल चलाना सीखना ही है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें याद रखनी है। परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं डेशियल की परिभाषा। ठीक है भाई, किसकी परिभाषा? डेशियल की परिभाषा। तो डेशियल की परिभाषा में क्या कहती है? डेशियल कहता है कि अंतर्नोद जो है वो आदि शक्ति का मूल है। अंतर्नोद का मतलब क्या होता है? अंतर्नोद का मतलब होता है ड्राइव, यानी चालक। यानी चालक क्या होता है, यानी जो हमें एक ऐसी आप कंडीशन कह सकते हो जो हमें अंदर से प्रेरित करे, एक ऐसी शक्ति जो हमें अंदर से प्रेरित करे किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो ये जो डेशियल है ये अंतर्नोद यानी प्रेरक को, चालक को ही क्या मानता है, आदि शक्ति का मूल मानता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक स्रोत इन्होंने माना, किसको माना? डेशियल ने अंतर्नोद को माना। उसके बाद स्किनर क्या कहता है, प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा एक ही बात है। तो प्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक है भाई, इन्होंने अभिप्रेरणा को सबसे उत्कृष्ट राजमार्ग माना। ठीक है भाई, तो किसने माना? स्किनर ने। अब यहाँ पे याद करने में कई बार समस्या आती है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नर शब्द है, ठीक है भाई, ये जो नर शब्द है, तो नर जो है, नर एक क्या है, भगवान की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। नर जो है भगवान के द्वारा सबसे बढ़िया बनाया गया, सर्वोत्कृष्ट बनाया गया, सर्वोत्तम बनाया गया है। ठीक है, तो नर को और एक सर्वोत्कृष्ट को आप जोड़ सकते हो। ऐसे यदि आप नहीं याद रखना चाहते तो ऐसे भी याद कर सकते हो। नर जो है, नर मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति जो है वो ही क्या है, राजमार्ग पर चलते हैं, यानी उनके लिए ही क्या राजमार्ग बनाया जाता है। ठीक है, पशुओं के चलने के लिए राजमार्ग नहीं बनाया जाता, तो नर यानी व्यक्तियों के चलने के लिए ही क्या राजमार्ग बनाया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हो कि नर जो है वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं और वही राजमार्ग पर चलते हैं। इससे ये बात एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको, सुनोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद गुड है, तो गुड ने ये एक परिभाषा दी थी कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी गुड क्या कहता है
कि अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए चाहिए, ठीक है, और उसे नियंत्रित करने के लिए, सही दिशा प्रदान करने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे याद रखें, अभिप्रेरणा का मतलब गुड के हमें शब्द इसको जोड़ना है परिभाषा के साथ, गुड शब्द को। तो गुड का मतलब क्या है, अच्छा, ठीक है। अब कार्य को आरंभ करना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो पहले क्या है खाली बैठा हुआ था, उसके बाद उसने क्या है कोई कार्य वापस से करना स्टार्ट किया, ठीक है, और वो कार्य को अब करते ही जा रहा है, सोच रहा है कि ऐसा मैं कभी ना कभी सफल हो जाऊंगा। तो कार्य कर रहा है, उसने कार्य की शुरुआत की, वो उसे जारी रख रहा है। तो कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि क्या कर रहा है, उसने अपना काम बताया कि मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ, तो वो बोलता है वेरी गुड, ठीक है। तो गुड शब्द वहाँ से आपको जोड़ना है कि उसने कार्य की शुरुआत की, तो एक व्यक्ति आकर के उसे कहता है गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस परिभाषाओं को मैंने याद किया था, बाकी आप अपना देख लीजिएगा जैसे भी आपको याद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रैच व क्रैचफील्ड। इसके द्वारा एक परिभाषा दी गई कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ठीक है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्यों का उत्तर का मतलब कैसे कि अभिप्रेरणा हमें बताती है कि हमें कोई कार्य क्यों करना चाहिए, ठीक है भाई। तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये किसने कहा, क्रैच व क्रैचफील्ड ने, ठीक है। तो क्रैचफील्ड को आप याद रखना चाहो तो कैसे रखोगे, मान लीजिए क्या है कोई मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट का मैच है, और क्रिकेट के मैच के अंदर एक खिलाड़ी से क्या है कैच जो है वो छूट जाता है, ठीक है भाई। इस क्रैच को आप कैच में बदल दीजिए, तो कैच जो है वो छूट जाता है, और कैच छूटने पर क्या है वो फील्डिंग कर रहा होता है और कैच उससे छूट जाता है। फील्ड शब्द से आप फील्डिंग बना सकते हो। तो फील्डिंग करते हुए उससे क्या है कैच जो है वो छूट जाता है। तो कप्तान उससे पूछता है कि आपने कैच क्यों छोड़ दिया, तो क्यों का उत्तर देती है अभिप्रेरणा, उससे पूछता है क्यों छोड़ा कैच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब कप्तान जो है वो क्या मांग रहा है, क्यों का उत्तर मांग रहा है, ठीक है। तो क्रैच व क्रैचफील्ड से आप इस तरीके से ये परिभाषा आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रैनसिस लिंकर्ट। तो रैनसिस लिंकर्ट के द्वारा परिभाषा दी गई कि अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय है, ठीक है, प्रबंधन का हृदय। तो कई बार क्या है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हृदय से लिंक हो जाती है, तो लिंक शब्द से आप हृदय याद रखिएगा, लिंकर्ट मतलब हृदय से लिंक होना, ठीक है भाई। इस तरीके से याद रखने की ये छोटी सी ट्रिक्स है, यदि आप याद इससे हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो आप अपनी भी खुद की ट्रिक्स भी बना के याद इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिली तथा लेविस, रिली तथा लेविस, तो लेविस जो है उसको हम क्या है एक प्रकार का बल मानते हैं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है और न कि कुछ ऐसी चीज जिसे क्या है शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करता है। तो रिली तथा लेविस का मानना है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होगा, ठीक है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शिक्षक क्या है छात्र में भर दे, ठीक है, छात्र के अंदर से पैदा, छात्र में क्या है अपनी ओर से पैदा करे, ठीक है भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है, वो छात्र के अंदर खुद ही उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये बात किसने बताई, रिली तथा लेविस ने बताई, ठीक है भाई। तो लेविस को आप जोड़िए बल से, तो लेविस जो है वो क्या है, लेविस एक बल है, तो एक आंतरिक बल है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा को आंतरिक बल किसने माना, लेविस ने माना, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैकडोगल। मैकडोगल की परिभाषा क्या कहती है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है भाई। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, मनोवैज्ञानिक दशाएं जहाँ पे आएगा तो मैंने इसको मैकडोगल से जोड़ा था, ठीक है। तो इसलिए क्या है मुझे अच्छे से ये याद हो गया था, बाकी आप देख लीजिएगा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है भाई। किसी कार्य को करने के लिए क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट परिभाषा है मैकडोनाल्ड की। तो मैकडोनाल्ड हमें क्या बताते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति परिवर्तन है जो भावात्मक उद्वेलन व पूर्वानुमानित लक्ष्यों के संबंधों से ज्ञात होता है, ठीक है भाई। इन्होंने इसको आंतरिक शक्ति परिवर्तन माना, ठीक है। मैकडोनाल्ड ने अभिप्रेरणा को क्या माना कि ये हमारे अंदर होने वाले चेंज है, अंदर होने वाली शक्ति में परिवर्तन है, ठीक है भाई, जो क्या है भावात्मक उद्वेलन से हो सकते हैं, ठीक है भाई, या फिर पूर्वानुमानित लक्ष्यों के संबंधों से ज्ञात होता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैकडोनाल्ड का आपने पिज़्ज़ा जरूर सुना होगा, मैकडोनाल्ड का पिज़्ज़ा, ठीक है भाई। तो वो पिज़्ज़ा जब हम खाते हैं तो हमारी अंदर शक्ति जो है वो बढ़ जाती, शक्ति में परिवर्तन होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। मैकडोनाल्ड पिज़्ज़ा से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इसे याद करने की ये छोटी ट्रिक्स है, तो आप इससे आपको याद हो जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप खुद की ट्रिक्स बनाइए, इन शब्दों को ही परिभाषा के किसी न किसी शब्द से जोड़िए, तो ही आपको ये परिभाषाएं लंबे समय तक याद रह पाएंगी। वैसे परिभाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है भाई, लेकिन हमें एक भी नंबर गंवाना नहीं है। परिभाषाएं वगैरह थोड़ी बहुत अभी हम याद कर सकते हैं, समय बहुत पड़ा है, याद हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा के सोपान, ठीक है। अभिप्रेरणा के सोपान कह सकते हो, अभिप्रेरणा के चरण कह सकते हो, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है वो किस तरीके से घटित होती है, तो अभिप्रेरणा के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, किसी न किसी काम की, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई ना कोई आवश्यकता रहती है, ठीक है। मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमें कोई ना कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हमें क्या है, मान लीजिए भूख लगी है तो भोजन हमारी क्या आवश्यकता हो गई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आवश्यकता होती है तभी हम क्या है, कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है भाई। तो पहले सबसे पहला चरण क्या हुआ, आवश्यकता। आवश्यकताएं जो हैं वो क्या है, जैसे जल है, वायु है, भोजन है, इन सभी की हमें क्या है, आवश्यकता रहती है। इनके बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है, ठीक है भाई। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे अंदर क्या है, असंतुलन की स्थिति आती है, ठीक है भाई। जब हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारे अंदर भूख उत्पन्न होती है, असंतुलन बन जाता है। इसलिए हम अपनी भूख को शांत करने के लिए फिर भोजन की तलाश करते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहला चरण हुआ आवश्यकता यानी नीड। उसके बाद चालक या फिर अंतर्नोद, ठीक है भाई। चालक या अंतर्नोद उत्पन्न होता है, यानी हमें भोजन की आवश्यकता है तो जो हमें भूख लग रही है वो क्या है, चालक है, ठीक है भाई। वो चालक है, वो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। और ये जो चालक है ये हमें क्या है, भोजन की तलाश में प्रेरित करेगा, भोजन की तलाश के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है भाई। तो चालक जो है, मोटिव जो है, ड्राइव जो है, ये हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमें क्या है, कहाँ तक ले जाने में, कि हमें क्या है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें किस तरीके से वो आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, उसके लिए हमें रास्ते सुझाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी शक्ति को हम अंतर्नोद या फिर चालक कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद यदि हमें क्या है, वापस भोजन मिल जाता है, ठीक है, हम भोजन खा करके अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भोजन है इसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, ठीक है भाई। उद्दीपक कहते हैं या फिर प्रोत्साहन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंसेंटिव्स, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है, एक समीकरण बताई थी हिलगार्ड ने कि मोटिवेशन जो है वो नीड प्लस ड्राइव प्लस आई का मतलब इंसेंटिव्स, ठीक है। यानी इन सभी से मिलकर के मोटिवेशन बनता है, अभिप्रेरणा बनती है। अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, अभिप्रेरणा बनाती हैं या अभिप्रेरणा चक्र को बनाती है, ठीक है। तो इसे ऐसा किसने कहा था, हिलगार्ड ने कहा था, ठीक है। तो ये समीकरण किसके द्वारा दी हुई है, हिलगार्ड के द्वारा दी हुई है। कई बार पेपर में क्या होता है कि सीधे ये समीकरण m बराबर n प्लस डी प्लस आई दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, कौन सी समीकरण है, ये किसने दी, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये समीकरण जो है वो हिलगार्ड ने दी। कई बार लिखा आ सकता है अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन, ठीक है। इस तरीके से लिखा आएगा तो फिर तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये जो है हिलगार्ड के द्वारा दी गई समीकरण है। लेकिन यदि m बराबर n प्लस डी प्लस आई आ गया तो हम कई बार इसकी फुल फॉर्म पे नहीं जा पाते जल्दी से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हिलगार्ड ने बताया था हमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले हमारे पास आवश्यकता आई, तो आवश्यकताएं जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। सबसे पहला जो है अनिवार्य आवश्यकताएं और दूसरा है गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, ठीक है भाई। अनिवार्य आवश्यकताओं को हम प्राथमिक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। ये क्या होती हैं, जैसे हमें क्या है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद है, मलमूत्र त्याग है, ठीक है, काम है और विश्राम की हमें आवश्यकता रहती है। तो ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं,
ये सारे के सारे ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे हमें भोजन डेली चाहिए, पानी हमें डेली चाहिए, ठीक है भाई, और नींद भी हमें डेली चाहिए, मल मूत्र त्याग ये भी होना ही चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे जो आवश्यकताएं जिनका क्या है, जिनकी पूर्ति होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं। और दूसरी होती है हमारे पास गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। ठीक है, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक नहीं होती, हो जाए तो ठीक है, लेकिन पूर्ति नहीं भी हो रही तो भी ठीक ठाक स्थिति रहती है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, जैसे किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, अपनी खुद की प्रशंसा सुनना, ठीक है, सत्ता की अवधारणा, पॉलिटिक्स में जाना, ठीक है भाई, तो उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि हासिल करना, यदि ये हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो इसके बिना भी हमारा जीवन जो है वो खतरे में नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चालक मैंने आपको बता ही दिया कि चालक क्या है। चालक शब्द का कई बार प्रयोग पूछ लेता है, सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि वुडवर्थ ने किया था। ठीक है भाई, चालक शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बताना है वुडवर्थ ने किया था। ठीक है भाई, तो ये आपको पता चला कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को क्या है, भूख लग रही है, उसे भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन जो है वो उसकी आवश्यकता है, और भूख जो है वो क्या है, चालक बन जाएगा। ठीक है, जो उसे क्या है, भोजन के प्रति, भोजन ढूंढने में प्रेरित करेगा। तो भूख जो है वो क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा, और वापस उसे भोजन मिल जाएगा जब, तो वो क्या है, उसका इंसेंटिव्स बन जाएगा, यानी प्रोत्साहन बन जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, इसे समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने m बराबर n प्लस डी प्लस आई पढ़ा, वो हिलगार्ड ने समीकरण दी थी। अब ये जो समीकरण है, m बराबर मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव प्लस सी क्या होता है, कॉग्निशन। ठीक है, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है, ये किसने बताया था, ये डेसी ने बताया था। अभी हम देखेंगे कि ये चक्र जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये अभिप्रेरणा चक्र होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या है, नीड आती है इसके अंदर, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव्स, फिर प्लस क्या है, सी जो है, ये चौथा घटक जो है किसने जोड़ा था, डेसी ने जोड़ा था, और ये पूरी समीकरण जो है वो डेसी की समीकरण बन जाती है जब इसमें सी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसे कॉग्निशन कहते हैं, संज्ञान कहते हैं सी को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेरक या मोटिव्स। प्रेरक या मोटिव्स क्या होते हैं, ये क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, कार्य का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो कार्य की शुरुआत जो है वो प्रेरक ही करते हैं, मोटिव्स ही करते हैं, और क्रियाओं को गतिशीलता भी प्रदान करते हैं, और उद्देश्य प्राप्ति तक निश्चित दिशा की ओर क्या है, ये उन्हें प्रेरित करते रहते हैं जब तक उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है भाई, जब तक जो है उद्दीपक नहीं मिल जाता तब तक क्या है, प्रेरक जो है वो उसे प्रेरित करते रहते हैं, व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद प्रेरकों का वर्गीकरण है। प्रेरकों का वर्गीकरण जो है मुख्य तौर पे 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। सबसे पहला जो है हमारे पास मैस्लो है। तो मैस्लो ने इस वर्गीकरण के अंतर्गत इस वर्गीकरण को दो भागों में बांटा कि प्रेरक जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जन्मजात और दूसरा अर्जित। मैस्लो ने प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार से किया। थॉमसन ने क्या है, स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक कहा इन्हें। ठीक है, 2 तरीके से इनका भी वर्गीकरण था, स्वाभाविक और कृत्रिम। और तीसरा है गैरेट। तो गैरेट ने 3 तरीके से वर्गीकरण किया, जैविक या फिर दैहिक प्रेरक, और या फिर सामाजिक प्रेरक, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो पहला जन्मजात लिखा हुआ है, यहाँ पे स्वाभाविक लिखा हुआ है, और ये जो जैविक और दैहिक प्रेरक लिखा हुआ है, ये तीनों एक ही प्रकार के प्रेरक हैं। ठीक है, तो ये सब में कॉमन ही है, बस इनका नाम मैस्लो ने जन्मजात बता दिया, थॉमसन ने स्वाभाविक बता दिया, और गैरेट ने जैविक या फिर दैहिक प्रेरक ने कह दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये होते क्या हैं, ऐसे प्रेरक, आपको इनको जैसे मैंने आपको बताया था कि अनिवार्य आवश्यकताएं, आपको अनिवार्य आवश्यकताएं पढ़ाई। ठीक है, तो वो ही क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं ही क्या है, कौन से प्रेरक बन जाती हैं, जन्मजात प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, या फिर जैविक या दैहिक प्रेरक बन जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को भूख लग रही है,
तो भूख जो है प्रेरक है एक तरह का, प्यास है, नींद है, ये सारे के सारे, मलमूत्र है, मलमूत्र त्याग है, ठीक है, या फिर विश्राम है। विश्राम की भी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता रहती है, अनिवार्य है, ठीक है, विश्राम करना ही चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, नहीं करेगा तो उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है भाई। तो इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, जन्मजात प्रेरक या फिर स्वाभाविक प्रेरक या फिर जैविक या दैहिक प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। याद रखना चाहो तो जन्मजात, स्वाभाविक और जैविक दैहिक एक ही होते हैं। इसमें आप भूख, प्यास है, नींद है, विश्राम है, मलमूत्र त्याग है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये पहले प्रकार के अंदर आ जाएंगे, जन्मजात, स्वाभाविक या फिर जैविक या दैहिक प्रेरक इन्हें कहा जाता है, ठीक है भाई। अब आपसे पूछेगा मैस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण कौन कौन सा है, जन्मजात या अर्जित, स्वाभाविक या कृत्रिम, जैविक, दैहिक या सामाजिक, इनमें से आपसे पूछ लेगा तो आपको वहाँ पे टिक लगाना है कि जन्मजात और अर्जित जो है मैस्लो ने बताया, स्वाभाविक और कृत्रिम जो है वो थॉमसन ने, और गैरेट ने क्या बताया, जैविक, दैहिक, सामाजिक या फिर मनोवैज्ञानिक, ठीक है भाई। तो 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। तो इस तरीके से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आइडिया रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा प्रकार है अर्जित, कृत्रिम या फिर सामाजिक, और इसने तीसरा प्रकार बता दिया था साथ के साथ मनोवैज्ञानिक, ठीक है भाई। अब देखिए अर्जित प्रेरक जो है, कृत्रिम प्रेरक जो है और सामाजिक प्रेरक जो है, ये लगभग क्या है, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है भाई। ये सारे के सारे द्वितीयक प्रेरक कहलाते हैं। ये जो पहले आए जन्मजात, स्वाभाविक और जैविक या दैहिक, इनकी पूर्ति जो है वो क्या है, प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य होती है, यानी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए इनका काम होता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या है, प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। अब जो दूसरे हम पढ़ रहे हैं अर्जित, कृत्रिम या फिर सामाजिक, इन्हें क्या है, द्वितीयक प्रेरक कहा जाता है, ठीक है भाई। और द्वितीयक प्रेरक में आप याद रखना चाहो तो जैसे उपलब्धि है, कोई भी उपलब्धि को हासिल करना, सत्ता हासिल करना, ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे, प्रशंसा हासिल करना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये या तो इनको अर्जित प्रेरक कहा जा सकता है, कृत्रिम भी कहा जा सकता है, और सामाजिक प्रेरक भी इन्हें कहा जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तीसरा है हमारे पास मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ठीक है भाई, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्या आता है, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो है वो प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी एक व्यक्ति के अंदर जब मनोवैज्ञानिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो तब क्या है, मनोवैज्ञानिक उनको प्रेरक कहा जाता है, ठीक है भाई। जैसे आप उदाहरण से इसे समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तंग कर रहा है, तो उसे क्या है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो ये क्रोध जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, ठीक है भाई, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। और दूसरी बात आप याद रख सकते हो, भय लग रहा है, प्रेम है, दुख है, आनंद है, ये सारे के सारे क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरकों के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हम पढ़ते हैं कि अभिप्रेरक जो हैं, अभिप्रेरक जो हैं वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद अभिप्रेरणा चक्र पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा चक्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा चक्र जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहला ये हमें ध्यान रखना है, अभिप्रेरणा चक्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र और दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र, ठीक है भाई। ये जो पहले हिलगार्ड ने बताया था वो ही चीज़ है कि अभिप्रेरणा जो है आवश्यकता प्लस चालक प्लस लक्ष्य या फिर क्या है, प्रोत्साहन के बराबर होती है, ठीक है भाई। इसमें आप याद रखना चाहो तो जैसे किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसे क्या है, भूख लगेगी, तो चालक जो है वो भूख बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसे लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि ये चक्र जो है आप देखोगे तो ये बारंबार चक्र एक व्यक्ति के अंदर चलता रहता है, ठीक है। जीव जंतु के अंदर ये चक्र जो है वो बार बार चलता रहता है, बार बार उसे भोजन की आवश्यकता, फिर भूख लगती है, फिर वो भोजन प्राप्त कर लेता है, फिर नेक्स्ट दिन वो ही चक्र जो है वो चलने लगता है, ठीक है। तो ऐसे चक्र जो बार बार क्या है, चलता रहता है और उसी स्तर पे चलता रहता है, कभी अपने उच्च स्तर पे नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे चक्र को हम क्या कहते हैं, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा, कि दूसरे में हमें ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र, ठीक है भाई। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र ये क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, फिर चालक प्लस लक्ष्य प्लस संज्ञान, इसके अंदर संज्ञान भी शामिल होता है। ये जो डेसी ने संज्ञान जोड़ा था वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए एक जो है प्राइवेट टीचर है, मान लीजिए उसे 2-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं मंथली, तो उसके बाद क्या है, अब उसकी आवश्यकता है कि वो ज़्यादा रुपये अर्न करना चाहता है,
ठीक है भाई। तो फिर वो क्या करेगा, वो कहता है कि मैं 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ रहा है तो उसमें मैं शामिल हो जाता हूँ, तो गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँगा, जिससे मेरी सैलरी थोड़ा बढ़िया हो जाएगी और घर के खर्चे, परिवार के खर्चे बढ़िया ढंग से निकल पाएंगे। तो अब वो क्या करता है, गवर्नमेंट टीचर उसका बनना जो है वो लक्ष्य है, यानी वो क्या बन गया, चालक बन गया। ठीक है भाई। अब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी वो गवर्नमेंट टीचर बन गया, उसने पेपर दिया, गवर्नमेंट टीचर बन गया। उसके बाद वापस से क्या है, उसके अंदर संज्ञान विकसित होता है कि मैं इसी पोस्ट पे रह के कार्य क्यों करूं, ठीक है, मुझे क्या 2nd ग्रेड अप्लाई करना चाहिए। तो ये उसके अंदर संज्ञान विकसित होता है। तो वापस से क्या है, वापस से उसको क्या है, संज्ञान के द्वारा 2nd ग्रेड बनने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर से चालक आएगा, फिर लक्ष्य और फिर संज्ञान, यानी संज्ञान फिर हो सकता है वो 1st ग्रेड की वैकेंसी के लिए अप्लाई करे। ठीक है, इस तरीके से वो अपने स्तर को क्या है, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जो है वो कितने प्रकार की होती है, ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जो है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली सकारात्मक प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, ये एक ही नाम है, सकारात्मक प्राकृतिक भी से कह देते हैं या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा भी से कह देते हैं। ये अभिप्रेरणा क्या है, सव्य से प्रेरित होकर के व्यक्ति कोई जब कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब व्यक्ति सव्य की इच्छा से काम करेगा, ठीक है, आंतरिक इच्छा से प्रेरित होगा। ठीक है, तो आंतरिक इच्छा से, सव्य की इच्छा से, यानी कोई भी दबाव के अंदर नहीं आकर के, ठीक है, बिना दबाव के कोई भी कार्य करता है तो वो किसके अंदर आता है, सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है। ठीक है, जैसे गणित के प्रश्न हल करने से एक बालक को क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक बालक जो है वो गणित को क्या है, खेल की तरह देखता है। ठीक है भाई, प्रश्न को हल करता है तो वो खुश होता है। ठीक है, तो वो खुशी जो है, वो आनंद की जो उसे प्राप्ति हो रही है, ये हमें बता रहा है कि सकारात्मक अभिप्रेरणा वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो सव्य की खुशी के लिए शिल्प कार्य करना, कोई व्यक्ति जो है वो सव्य की खुशी के लिए शिल्प कार्य करता है तो वो भी किसके अंदर आएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। निबंध व कविताएं लिखना, एक बालक सव्य जो है अपनी खुशी के लिए निबंध व कविताएं लिखता है। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। सेकंड है हमारे पास, दूसरा है नकारात्मक कृत्रिम या फिर बाह्य अभिप्रेरणा। ये क्या होती है, दूसरों की इच्छा या प्रभाव के कारण कार्य करना। ठीक है, जब व्यक्ति दूसरों की इच्छा के कारण या फिर बाह्य प्रभाव के कारण क्या है, कोई कार्य करता है तो ये क्या कहलाती है, नकारात्मक या फिर कृत्रिम अभिप्रेरणा कहलाती है। यह परिस्थिति या दबाव के हटते ही क्या है, समाप्त हो जाती है। ये व्यक्ति तब तक ही काम करता रहेगा जब तक उसके ऊपर बाह्य दबाव है या किसी दूसरे की इच्छा जो है थोपी जा रही है उसके ऊपर। ठीक है, तब तक ही व्यक्ति कार्य करेगा। जब ये इच्छा समाप्त हो जाएगी, जब ये दबाव हट जाएगा तो वो कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, तो जैसे मान लीजिए एक बालक है, ठीक है, वो टीचर के डर से, मार से बचने के लिए क्या है, वो होमवर्क करके ला रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा, क्योंकि वो काम खुद करना नहीं चाहता लेकिन टीचर उससे करवा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे टीचर से मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इसलिए वो कोई काम कर रहा है तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। ठीक है, तो निंदा है, पुरस्कार है, प्रतिद्वंदता है, कंपटीशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, चाहे पुरस्कार भी मिल रहा है उसे, ठीक है, तो पुरस्कार को देख करके यदि कोई काम कर रहा है तो भी वो नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो के अंदर आपको अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा चक्र क्या है, ठीक है, और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और प्रेरकों का वर्गीकरण, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हमने देखे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, कौन कौन से हैं, उनको हमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और साथ में कमेंट भी किया करो कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, वो भी आप बताया करो। और अभी क्या है, पहले आधी वीडियो में 15-16 मिनट तक क्या है, आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ पे रूम के अंदर बैठ करके पंखा चल रहा था तो उसकी आवाज़ वो सुनाई आपको दे रही होगी, शायद आ रही हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पंखा बंद कर दिया था। अभी गर्मी में बैठ करके ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है, मच्छर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए, मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो इसको लाइक किया करो, शेयर भी किया करो और साथ में कमेंट भी किया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है भाई, और वीडियो को निश्चित तौर पे यदि आप पूरा वॉच करते हो, पूरा देखते हो, तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, वो नेक्स्ट वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।